Hello students, this is video number 17 of electromagnetic induction and our new topic is self-inductance. Self-inductance. It is very important topic and very interesting topic. इस पे अच्छे से इस पे होल्ड बनाते हैं हम. इंडक्टेंस को समझने के लिए मैं एक सोलेनॉइड की एग्जांपल लेता हूं. इसके अंदर से एक करंट फ्लो कर रही है विच इज से इंक्रीजिंग इन नेचर, जो करंट इंक्रीज कर रही है इस सोलोनाइड में. सोलोनाइड में जब करंट फ्लो करेगी तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा. सोलोनाइड में जब करंट फ्लो करेगी तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा. जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो वेरिंग इन नेचर होगा क्योंकि करंट वेरिंग है. ध्यान से सुनना. इस सोलोनाइड के अंदर करंट फ्लो कर रही है. करंट फ्लो करने के कारण वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बना बिकॉज करंट इज वेरिंग. ये जो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बना, इसके कारण इसी सोलोनाइड में, जिस सोलोनाइड ने ये मैग्नेटिक फील्ड बनाया वेरिंग, उसी सोलोनाइड में ईएमएफ डेवलप होगा बिकॉज दिस कॉइल, दिस नाउ सोलोनाइड, दीज कॉइल्स, ये एक एक कॉइल है ना इसके अंदर, दीज कॉइल्स आर लिंकिंग विद वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड. और जब वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई कॉइल लिंक करती है तो उसके अंदर ईएमएफ डेवलप होता है. और जो ईएमएफ डेवलप होता है उसकी डायरेक्शन इस तरह की होती है कि वो अपने कॉज को अपोज करता है. तो कॉज क्या है? इंक्रीजिंग करंट. तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग आया कि यहां पे पहले तो एक ईएमएफ बना. पहली बात तो ये, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑब्वियसली रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, which is directly proportional to rate of change of current. और according to Lenz's law, ये तो उसके मैग्नीट्यूड के बारे में हमने बात की कि जो ईएमएफ इसके अंदर डेवलप होगा, जिस करंट ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, उसी जिस कॉइल में करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड बना, उसी कॉइल के अंदर ईएमएफ भी डेवलप हुआ. मतलब यहां ऐसे हम जब क्वेश्चन करते तो हम बोलते थे ये हमारी एक कॉइल है जिसमें करंट है, जिसके साथ एक और लूप जब लिंक करेगी तो दो लूप्स होती थी. मैग्नेटिक फील्ड ये वाली करंट बनाती थी और जो ईएमएफ इंड्यूस होता था वो इसके अंदर होता था. इधर क्या हो रहा है? इधर जो कॉइल करंट बना रही है उसी के अंदर ईएमएफ भी इंड्यूस हो रहा है. आपको सोलोनाइड की जगह कॉइल भी बोल सकते हो, नो इश्यूज. तो जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ ये वाला, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस. एंड सेकेंड पार्ट दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके अंदर जो ईएमएफ डेवलप हुआ उसकी पोलैरिटी ऐसी होगी, इसके अंदर एक ऐसा ईएमएफ डेवलप होगा जिसकी पोलैरिटी ऐसी होगी कि जो इस करंट को इंक्रीज होने से कम करे. यानी कि जो ईएमएफ डेवलप होगा इस पर्टिकुलर केस में वो ऐसा होगा, वो ऐसा ईएमएफ होगा कि करंट जब निकले तो इस करंट को वो कम करने की कोशिश करे क्योंकि ये करंट इंक्रीजिंग है. फाइन. एक छोटी सी बात आपको बता दी. फिर जब मैंने E इज इक्वल टू डी आई बाई डी टी लिखा तो फिर मैं इसको लिखूंगा E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी. और साथ में लोग माइनस साइन भी डालते हैं ये बताने के लिए कि अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ जो ईएमएफ डेवलप होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को कम करने की कोशिश करेगा. यानी कि अगर करंट इंक्रीजिंग है तो उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा और डिक्रीजिंग है तो उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा. यहां पे ये जो मैंने L लिखा, यहां पे मैंने जो ये L लिखा, ये है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड दिस L इज द इंडक्टेंस ऑफ दिस कॉइल. This L is the inductance of this coil, or more precisely this is the self inductance of this coil. Why self? Self का रीजन मैंने आपको यही बताया कि जिस कॉइल ने करंट बनाई
सॉरी, जिस कॉइल ने वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाया उसी कॉइल में ईएमएफ बना। आप जितने भी क्वेश्चन उठा लेना, हमने फैराडे लॉ और लेंजेस लॉ पे किए थे, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड एक एक की ड्यूटी थी बनाना और ईएमएफ इंड्यूस करना दूसरी कॉइल में होता था। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जिस कॉइल ने करंट बनाई है, जिस 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 कॉइल के अंदर से करंट फ्लो करने के कारण वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बना, उसी कॉइल में द सेम कॉइल इन द सेम कॉइल द ईएमएफ गेट्स इंड्यूस्ड। दैट इज वाई पर्टिकुलरली इस चीज का नाम क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। ऑब्वियसली इसका वेरी नेक्स्ट टॉपिक हम जब पढ़ेंगे, ये जब खत्म होगा तो वो होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल में क्या होगा, वहां मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल बनाएगी और ईएमएफ दूसरी कॉइल में इंड्यूस होगा। अभी मैं उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर रहा, मैंने जस्ट आपको एक रेफरेंस दे दिया कि इसका नाम सेल्फ इंडक्टेंस इसलिए रखा गया। इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल ये है हमारी, और इसी बेसिस पे एल, ये मैग्नीट्यूड की अगर बात करें सिर्फ हम, क्योंकि हम जब डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम लेंस लॉ की हेल्प लेके वो निकाल लेते हैं, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ईएमएफ इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। एल जो है, एल इक्वल टू क्या बन गया, ई अपॉन एल डी, सॉरी डी आई बाई डी टी, ई अपॉन डी आई बाई डी टी, ये इसका एक फॉर्मूला ये है। उसी के बेसिस पे एल जो है उसके यूनिट्स होते हैं हेनरीज, HENRY, हेनरी, इसके यूनिट होते हैं हेनरी। और सेकेंड बात इसमें ये कि एक तो फॉर्मूला इसका ये याद रखना है आपने, L इज इक्वल टू ई अपॉन डी आई बाई डी टी। ई के यूनिट होते हैं वोल्ट, डी आई बाई डी टी होता है एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इसी बेसिस पे आपको इसका डायमेंशनल एनालिसिस और ये सब चीज़ें भी आनी चाहिए करना। तो यहाँ तक हम बात करते हैं, इसके आगे एक और चीज़ इसी के बेसिस पे है, उसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ अभी। ये देखो, ये E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी भी होता है। इधर से मैंने लिख दिया ई डी टी इज इक्वल टू दिस, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका फ्लक्स है, क्योंकि E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी होता है, तो ये आपका इंटीग्रेट करके आपको फ्लक्स मिलेगा। एंड दिस फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई, दिस फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई। सो एक और फॉर्मूला क्या बन गया हमारा एल का, फाई अपॉन आई। एक और फॉर्मूला क्या बन गया, फाई अपॉन आई। तो ये भी कभी वो यूज़ करेंगे, कभी ये यूज़ करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, जो गिवन होगा डेटा उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, बट आपको ये दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए। तो इसी बेसिस पे इसकी डेफिनेशंस भी हैं और ये सब है, दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, अभी अभी मैंने दो फार्मूलाज के बारे में बात की, एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई और एल इज इक्वल टू ई अपॉन डी आई बाई डी टी। जिस तरह से मैं आपको याद दिलाता हूं कि हम पढ़ते थे R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, वहां पे भी मैंने ये बात बोली थी और यहां पे भी ये बात बोल रहा हूं। R चाहे V अपॉन आई है, लेकिन ना वो V पे डिपेंड करता है ना वो I पे डिपेंड करता है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। कैपेसिटेंस के केस में भी ना वो चार्ज पे डिपेंड करता है ना पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, वो भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जिसका फिर फॉर्मूला आर का एक्चुअल जो फॉर्मूला आता था वो आता था मटेरियल बेस्ड रो एल बाई ए। सी का भी इसी तरह से फॉर्मूला आता था एप्सिलॉन ए बाई डी। एंड सिमिलरली इंडक्टेंस भी इसी तरह से ना फ्लक्स पे डिपेंड करता है, ना करंट पे डिपेंड करता है, ना ई पे डिपेंड करता है, ना डी आई बाई डी टी पे डिपेंड करता है, ये भी मटेरियल पे ही डिपेंड करता है। उसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी बात अभी करूंगा। एक और छोटी सी बात आपको बता देता हूं इसके साथ ही, कि जिस तरह से रेजिस्टर का सिंबल है ये, कैपेसिटर का सिंबल है ये, और इंडक्टर का सिंबल होता है ये, मतलब उसको सर्किट में बनाने का तरीका ये है। एक्चुअल में ज़रूरी नहीं होता कि जो कॉइल की शक्ल आ रही है नज़र आपको तो वही सिर्फ इंडक्टर है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक सिंबल्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि कैपेसिटर का ऐसा होता है, इंडक्टर का ऐसा होता है और रेजिस्टर का ऐसा होता है। यही तीन सर्किट एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज़ होते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जो तीन सर्किट एलिमेंट्स, मेन बेसिक तीन सर्किट एलिमेंट्स हैं, वो यही हैं, आर, एल और सी। इसी से बड़े बड़े नेटवर्क्स बनते हैं। दो हम पढ़ चुके हैं, एक हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है एल। इंडक्टर भी बोलते हैं हम इसको, या सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं।
ठीक है, एक बात ये थी। इस इंडक्टेंस के अंदर जैसे ये एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ L है, जिसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को L से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर करंट I फ्लो कर रही है, ठीक है, जिसके अंदर करंट I फ्लो कर रही है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पे इस सोलेनॉइड का मैंने क्या कैलकुलेट करना हो, इस सोलेनॉइड, इसका रेडियस R है, और इस सोलेनॉइड का अगर मैंने इंडक्टेंस डिराइव करना हो तो मैं कैसे करूंगा देखना। आपको याद है B इज इक्वल टू क्या होता था, म्यू नॉट एन आई। फ्लक्स किसके बराबर हो गया, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू, टोटल फ्लक्स लिख रहा हूं, ठीक है, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू, देखना जरा कैसे लिखूंगा मैं, म्यू नॉट एन आई इसका फॉर्मूला था, टोटल फ्लक्स लिख रहा हूं, म्यू नॉट फ्लक्स क्या होता है, B इंटू ए, ये देखो एरिया पाई आर स्क्वेयर, और मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गए कैपिटल एन, लेकिन कैपिटल एन से हम प्रेफर करते हैं स्मॉल एन यूज करना। तो यहां से हमारे को फ्लक्स का क्या फार्मूला मिल गया, ये मिल गया। यहीं से मेरे को इंडक्टेंस मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फाई अपॉन आई होता है, तो आई से डिवाइड करके अल्टीमेटली आंसर आ गया म्यू नॉट एन स्क्वेयर पाई आर स्क्वेयर एल, पाई आर स्क्वेयर एल। और आपको बड़े अच्छे से मालूम है कि सोलेनॉइड मतलब एक सिलेंडर की तरह ही है, तो उसका जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर है, एंड इट कम्स आउट टू बी म्यू नॉट एन स्क्वेयर वी, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, म्यू नॉट एन स्क्वेयर वी, यहाँ ये वाला फॉर्मूला आ गया। आप बड़े अच्छे से देख सकते हो कि ये टोटल मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, ना कोई करंट इसमें इन्वॉल्व है, ना इसमें कोई फ्लक्स इन्वॉल्व है, ना इसमें कोई ईएमएफ इन्वॉल्व है इस फॉर्मूले में। जिस तरह से मैंने आपको आर के बारे में बताया, जिस तरह से मैंने आपको सी के बारे में बताया, ये भी इसकी कहानी है। तो ये आपने छोटी सी फॉर्मूला है जिसको आपने याद रखना। दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन इंडक्टर, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें पूछा गया बेसिक आपको क्लियर करने के लिए कि ये एक इंडक्टर है जिसकी वैल्यू आपको 2 हेनरीज गिवन है, जिसके अंदर ये गिवन है कि करंट डिक्रीज कर रही है। करंट डिक्रीज करने के कारण, देखो अगर करंट इंक्रीज, एक बात आपको बता देता हूँ इसी न्यूमेरिकल के थ्रू, कि अगर करंट इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगी तो इंडक्टर का कोई रोल नहीं है, इंडक्टेंस पिक्चर में नहीं आएगा। इंडक्टेंस पिक्चर में कब आया, सेल्फ इंडक्टेंस पिक्चर में तब आया जब ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तभी हम लिख पाए E इज इक्वल टू ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू di/dt। तो इंडक्टर याद रखना, इंडक्टर पिक्चर में तभी आएगा, इंडक्टर को तकलीफ तभी है जब करंट चेंजिंग हो। याद रखो, तकलीफ क्यों वर्ड मैंने यूज किया, क्योंकि ये अपने अंदर इसके ऐसा ईएमएफ डेवलप होगा जो इस करंट को चेंज नहीं होने देना चाहता। तो मतलब इंडक्टर का रोल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आई एम सेइंग एक्चुअली राइट नाउ। जिस तरह से मैं बोलता हूं कि रेजिस्टर जो है इट अपोजिस द फ्लो ऑफ करंट, इंडक्टर अपोजिस द चेंज ऑफ करंट, उसको चेंजेस से प्रॉब्लम है। अगर इसके अंदर अगर मैं एक कांस्टेंट करंट फ्लो कर दूं जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ना हो, बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू हो 5 एम्पियर, लेट मी टेल यू कि इंडक्टेंस पिक्चर में ही नहीं आएगा, क्योंकि वो ईएमएफ ही नहीं होगा, फ्लक्स ही नहीं, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगा। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जब बने और वो इस कॉइल के साथ लिंक करे तो फिर जाके उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा ना, जो बेसिक फैराडेज लॉ है। तो यहां कैसे होगा, तो इसीलिए पहले इस बात को हमने अंडरस्टैंड किया कि इसीलिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की वो बात कर रहा है। फिर जब बोला उसने फाइंड वीपी माइनस वीक्यू, तो मुझे क्या देखना है यहां पे, एक इंपॉर्टेंट बात, कि पहली बात ये कि जो वीपी माइनस वीक्यू में पी हायर पोटेंशियल पे होगा या क्यू हायर पोटेंशियल पे होगा। लेट मी टेल यू कि इसमें हम इस तरह से चेक करेंगे। देखो ये करंट की डायरेक्शन दी हुई है, करंट डिक्रीजिंग है तो जो अंदर ईएमएफ डेवलप होगा वो इसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, एंड लेट मी टेल यू दैट विल बी लाइक दिस। देखना ऐसा, वाई, क्योंकि बैटरी से करंट कहां से चलती है, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ये करंट और ये करंट सेम डायरेक्शन होने का मतलब हुआ ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और इसको सपोर्ट ही चाहिए बेचारे को, कम हो रहा है ये।
तो इसलिए पोलैरिटीज ऐसी आएंगी, डेट मीन्स कि P नेगेटिव होगा और Q क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है, वेरी सिंपल। फिर इसके बाद मैं एक और बात क्या लिखूंगा यहीं पे कि इसका Vp माइनस VQ क्या आया। पहली बात तो नेगेटिव आया, क्योंकि आप Vp माइनस VQ फाइंड कर रहे हो, तो Vp माइनस VQ विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ LdI/dt। ये लो, di/dt होता है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, दिस इज di/dt। तो -2 × 4, तो दैट इज वाई -8 वोल्ट। दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम, बिल्कुल लगभग सेम है वैसी ही। फिर से आप देखो कि करंट चेंज हो रही है, +2 लिखा हुआ है di/dt, मतलब करंट इंक्रीज कर रही है। करंट इंक्रीज करनी है तो भाई रोकना पड़ेगा इसको, ये तो इंक्रीज कर रही है तो रोकना पड़ेगा, तो आपको इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करवानी पड़ेगी। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाने के लिए आपकी बैटरी की जो पोलैरिटी है वो ऐसी होनी चाहिए। कुछ याद नहीं रखना है, कॉन्सेप्ट के साथ ये पोलैरिटी होनी चाहिए। फिर से ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आया, क्योंकि ऐसी पोलैरिटी होगी तो ही ये उसको डिक्रीज कर पाएगी करंट को। ठीक है, किस करंट को, जो ये बन रही है। तो इसलिए यहाँ पे पोलैरिटीज ऐसी आई। अगेन द आंसर इज नेगेटिव, सो -5 × 2 इक्वल टू -10 वोल्ट। तो दिस इज द आंसर। तो एज सिंपल एज दैट, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसके अंदर मुझे फिर से VAB निकालने के लिए बोला गया है। रजिस्टर भी इसके अंदर प्रेजेंट है और आपका एक सोर्स भी इसके अंदर 20 वोल्ट का प्रेजेंट है, एंड आई नीड टू फाइंड आउट VAB। तो VAB फाइंड करने के लिए यू नीड टू ड्रॉ फर्स्ट। क्या करना पड़ेगा आपको एक सर्किट इसको कन्वर्ट करना है। आपको मैं बताता हूँ क्या, कि आपको सबसे पहले 5LdI/dt, इसके माइनस साइन को भूल जाओ आप, इसके माइनस साइन के बिना इसका ये बन जाएगा। देखो मैं बताता हूँ, देखो आपको मैं सब समझाऊंगा कैसे आएगा। इस इंडक्टर को रिप्लेस कर देना है आपने एक बैटरी के साथ, जिसकी वैल्यू आपको पता चल गई 5 वोल्ट। मैंने ये बैटरी ऐसे कैसे बनाई, क्या आपको दिखाई दे रहा है? -1 का मतलब क्या है? -1 का मतलब है डिक्रीजिंग करंट है। डिक्रीजिंग करंट का मतलब है, डिक्रीजिंग करंट का मतलब है कि अब उस करंट को सपोर्ट चाहिए जो इसके अंदर ईएमएफ डेवलप होगा, क्योंकि इस इंडक्टर के अंदर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बना। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस इंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ डेवलप हुआ, जो ईएमएफ की वैल्यू मैंने आपको बता दी कितनी है, 5 वोल्ट। वो हमने LdI/dt सामने दिखाई दे रहा था, 5 वोल्ट लिख दिया, ये 10 आ गया, ये 10 ओम्स लिख दो इसको, ये आ गया, और ये भी एक ईएमएफ आ गया इस तरह का। ठीक है, तो हम अगर ए की बात करें, ये ए है और ये बी है, फाइन, और ये 20 वोल्ट है। अब यहाँ पे हम KVL की हेल्प लेंगे। कैसे, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। करंट की डायरेक्शन तो आपको गिवन है इधर, ठीक है। अब करंट का इस जो बैटरीज में कन्वर्ट हो गया, तो करंट का कोई रोल नहीं रहा। तो मैं सिंपली एक इक्वेशन लिखूंगा जिसको आप समझेंगे अच्छे से, कि यहाँ पे VA, हम VA से शुरू करेंगे। सो क्या आएगा, VA मतलब जो भी पोटेंशियल है यहाँ पे, VA -10 × 2, करंट की डायरेक्शन में चलो तो, करंट की डायरेक्शन में चलो तो रजिस्टर में ड्रॉप होता है। ठीक है, रजिस्टर में ड्रॉप होता है अगर करंट की डायरेक्शन में चलो, करंट से उल्टा चलो तो राइज होता है। ये सब आपको पहले सिखाया है मैंने। तो क्या लिखेंगे हम, VA -2 × 10 + 5 -20 इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 0 नहीं, इक्वल टू VB। ठीक है, इक्वल टू VB मतलब इधर का जो पोटेंशियल होगा उसके अंदर ये सब हुआ, राइज ड्रॉप हुआ, तो हमें ये वाला पोटेंशियल मिला। फाइन, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, VA - VB इक्वल टू VA - VB विच इज VAB इक्वल टू, लिखो कितना बना, -40 नहीं +40, जब उस तरफ जाएगा तो +40 हो जाएगा, +40 -5, +40 - 5 इज 35 वोल्ट। और जैसे ही 35 वोल्ट हमने देखा, तो VA - VB हमारा प्लस, तो प्लस यहाँ पे डेवलप होगा, माइनस यहाँ पे डेवलप होगा, खत्म, दैट्स इट। यानी कि जो A - B का मतलब है, A इज एट हायर पोटेंशियल देन B, कितना हायर है, 35 वोल्ट हायर है। ठीक है, तो VA - VB इक्वल टू 35 वोल्ट। तो दिस इज द आंसर। और VAB जो हमने निकालना था वो हमने निकाल दिया, कितना, 35 वोल्ट फॉर दिस क्वेश्चन।
ठीक है, आपको समझ आना चाहिए हमने कैसे किया, एक एक चीज़ को क्लियर कट आपको पता चलना चाहिए। दिस इज़ द नेक्स्ट प्रॉब्लम जिसके अंदर करंट ना एक फंक्शन ऑफ टाइम दी गई है और करंट की डायरेक्शन आपको गिवन है। ठीक है, तो डी आई बाई डी टी यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, आप डी आई बाई डी टी निकाल लो ना इसका। ठीक है, डी आई बाई डी टी इसका निकल जाएगा आपसे। डी आई बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा इसका, -40 ई रेज टू पावर -4t, -40 ई रेज टू पावर -4t। बस ये निकाल के आपने बिल्कुल इसको रजिस्टर की तरह करना है। मैं आपको बताता हूं, जैसे वी ए, आप देखो वी ए -4 इंटू 10 ई रेज टू पावर -4t, कोई दिमाग नहीं लगाना भाई, इसको भी रजिस्टर की तरह ही ट्रीट कर दो आप। और इसको क्या बोलो, एल डी, इसकी वोल्टेज कितनी, वी एल, तो वही करंट की डायरेक्शन में चलोगे तो नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, जब इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ क्या दिया हो, टाइम के साथ दिया हो, फिर ऐसे करना है आपने। ठीक है, -4 इंटू 10 रेज टू पावर -4t -80, आपको समझ आया 80 कैसे, एल डी आई बाई डी टी, एल से भी मल्टीप्लाई करना था ना, -80 ई रेज टू पावर -4t। ठीक है, -4t इक्वल टू वी बी, वही जैसे हम कर रहे थे। ठीक है, इक्वल टू वी बी। इसमें डी आई बाई डी टी आपको कोई ऐसे दिया नहीं हुआ था, इसमें जब आपको फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया हो तो और ज़्यादा आसान हो गया। वहाँ था कि भाई बैटरी कैसी बनानी है, क्या करना है, यहाँ तो कुछ भी नहीं किया आपने, सिर्फ आपको डेरिवेटिव लेना था, वो आपने ले लिया। एंड अल्टीमेटली यू गॉट द आंसर, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू कितना, 140, 120 है ना, 120 ई रेज टू पावर प्लस 120 ई रेज टू पावर -4t। यहाँ पे ये प्लस आना है, मैंने माइनस लिख दिया गलती से, ये प्लस आएगा यहाँ। ठीक है, कैसे, अरे माइनस तो ये उसका है ड्रॉप और राइज का, तो यहाँ पे भी माइनस, ऐसे एल डी आई बाई डी टी खुद नेगेटिव आ रहा है, तो जब आप माइनस साइन उसका लगाओगे फार्मूले का, कौन से फार्मूले का, ड्रॉप है ना, करंट की डायरेक्शन में चलो तो ड्रॉप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपने 4 इंटू 10 किया तो +40 था ना, तो +40 क्या बन गया, -40, क्यों, ड्रॉप हुआ, यहाँ पे भी ड्रॉप हुआ तो क्या बनेगा, माइनस माइनस हो गया ना। ठीक है, तो इसलिए ये आएगा, तो अल्टीमेटली वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 120, नहीं कितना आएगा, -40 ई रेज टू पावर, सो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू, या वी ए बी इक्वल टू, डायरेक्टली आप लिख सकते हो वी ए बी इक्वल टू, अल्टीमेटली जो आंसर आपने निकाला, वी ए बी इक्वल टू -40 e raised to power -4t, that's it. ठीक है, this is your answer. Thank you very much.